Hello students, welcome all. Today we shall discuss about Mendel's law of inheritance. मेंडल के वंशागति के नियम आपको जानना जरूरी है। जेनेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन का अध्ययन। मीन्स जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। वंशागति का मतलब क्या है। लाइक बिगेट्स लाइक, ये जानिए सबसे पहले। तो लाइक बिगेट्स लाइक मतलब जिस प्रकार के फादर रहेंगे वैसा ही बच्चा होगा। फादर ऑफ चाइल्ड, जैसे मेज विल गिव राइस मेज, मक्के के पौधे से जो बीज होगा उससे मक्का ही होगा। उसी प्रकार से डॉग विल प्रोड्यूस पप्स, मतलब पप्स बाद में डॉग बनेंगे। सिमिलरली ह्यूमन विल प्रोड्यूस ओनली ह्यूमन, मतलब मानव से मानव के बच्चे ही बनेंगे। ध्यान रहे, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है क्या, जेनेटिक कैरेक्टर। तो ध्यान रहे कि इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। मीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, माता पिता से बच्चों में जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। इसी के चलते गधे का बच्चा गधा बनेगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता बनेगा, मटर का बच्चा मटर बनेगा, ठीक है ना, और आदमी का बच्चा आदमी बनेगा। तो ये हो कैसे रहा है, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है थ्रू हेरिडिटरी यूनिट्स, आर यू कैन से मेंडल ने इनका नाम दिया था फैक्टर्स, और आजकल मॉडर्न केस में जीन कहा जाता है। मीन्स जीन के माध्यम से ही सारे जेनेटिक कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से एक्चुअल में वंशागति का मतलब प्रॉपर्टी, जो आपके अंदर के जो गुण हैं, ओरिजिनल गुण जो हैं, वो पेरेंट्स से होते हुए चिल्ड्रन में पहुंचते हैं। तभी जिस प्रकार के फादर रहेंगे उसी प्रकार के उनके चिल्ड्रंस रहेंगे। अब आइए वेरिएशंस में। तो वेरिएशंस में ये होता है कि यहाँ पर कई बार सेम पेरेंट के जो चिल्ड्रंस रहेंगे, सेम पेरेंट्स के मान लो 3-4 बच्चे हैं, तो उनमें अपने को डिफरेंसेस दिखाई देती हैं, विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन बहुत माइन्यूट है। इट इज़ द कॉज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी का बच्चा गधा हो जाएगा और गधे का बच्चा आदमी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वेरिएशन का मतलब आदमी ही है, मान लो आदमी का बच्चा, लेकिन जब वो बच्चा रहेगा हो सकता है उसके बाल भूरे हों एक के और एक के ब्लैक हों, ठीक है ना, है बच्चे ही। तो इस प्रकार से दैट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन देयर ट्रेड्स, उनके जो ट्रेड्स रहेंगे उनमें डिग्री ऑफ डिफरेंसेस रहेगा। एंड कभी कभी ये भी देखा गया है सडन चेंज इन जीन, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं। तो ये हमने इसलिए बताया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशंस एंड म्यूटेशन, कि आपको मालूम होना चाहिए कि जेनेटिक्स में जो पेरेंट्स हैं उनके हूबहू लक्षण बच्चे में नहीं आएंगे, चेंज हो भी सकता है, ठीक है, खासकर उसके ट्रेट्स में हो सकता है। तो इस प्रकार से ये बेसिक चीज़ हमने बताया आपको। इसके बाद ग्रेगर मेंडल के बारे में कुछ बताया जाए। क्योंकि मेंडल जो हैं दे आर कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के ये पिता माने जाते हैं, और इनका काल है 1822 से 1884 के बीच, 1822 से 1884 तक। With the help of his experiments on garden pea, he was able to formulate law of Mendel's, या जिसको कहा जाता है Mendel's law of inheritance। मतलब उन्होंने जो मटर का पौधा होता है उस पर काम किया और कुछ लॉज को फार्मूलेट किया, बनाया। तो उन्होंने मटर के पौधे को ही सेलेक्ट किया बिकॉज मटर में कुछ विशेष प्रकार की खूबियाँ थीं, जैसे 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, 7 पेयर यहाँ पर अपोजिट कैरेक्टर थे। जैसे डोमिनेंट भी था पौधा मटर का,
तो डोमिनेंट में टॉल था वो, और जब वो छोटा था तो डार्क था। रिसेसिव में बताएंगे, रिसेसिव में डार्क हो गया, जस्ट अपोजिट। फ्लावर रेड कलर के हैं, डोमिनेंट बता रहे हैं। सीड यदि राउंड है और येलो है तो डोमिनेंट कैरेक्टर हमने पहले लिख दिया है। रिसेसिव कैरेक्टर में ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यदि लंबाई कम है, डार्क बौना, फ्लावर वाइट कलर के आ रहे हैं, सीड रिंकल्ड हैं, झुर्रीदार हैं और ग्रीन है। वैसे तो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिया है, बाकी आप लोग बुक से देखिए। बेसिक जो इम्पोर्टेंट जिसके द्वारा आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस ये सब बताया जाएगा, उसी के चलते हमने एग्जाम्पल लिए हैं डोमिनेंट के कैरेक्टर्स और रिसेसिव कैरेक्टर। अब उन्होंने मटर का ही पौधा क्यों सेलेक्ट किया, तो इसके पीछे एक तो बहुत ही सिंपल प्लांट है ये, और इसके फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही होगा, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन को ब्रेक करके क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और चूँकि 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर तो मैंने पहले ही बता दिए, और इसमें इजीली हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण इसमें बहुत सरलता से किया जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन इजीली किया जा सकता है, और सेल्फ पॉलिनेशन तो होना ही है नेचुरल। तो क्रॉसिंग जो टेक्निक्स हैं उसमें सबसे पहली बात ये की गई इमास्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर्स बिफोर मैच्योरिटी। मतलब क्योंकि फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, इसलिए इसमें हमको यदि क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो सबसे पहले रिमूवल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा एंथर्स को बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के पहले उसको हटा देते हैं ताकि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में ना गिरें। अब हम जो भी सेलेक्टेड पॉलन ग्रेन रहेंगे वो क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम से उसमें प्रवेश करा सकते हैं। दूसरा है बैगिंग। बैगिंग का मतलब ये होता है कि चूँकि स्टिग्मा में भी, जैसे स्टिग्मा है इस प्रकार से, ये स्टाइल और ये ओरी, यहाँ पर बैगिंग कर दी जाती है, प्रोटेक्शन कर दिया जाता है इस प्रकार से, ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन इसमें ना जा सकें। जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वही यहाँ पर पॉलन ग्रेन हमको डालना है बाद में, ठीक है। और पहला तो मैंने बता ही दिया था कि जो एंथर्स हैं, जैसे एंथर्स है मान लो, उदाहरण दे रहे हैं, इसको इमास्कुलेट कर लिया गया, रिमूव कर लिया जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दोनों चीज़ जरूरी है, एक तो आपको डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को यहाँ प्रवेश कराना है, जिसके चलते बाइसेक्सुअल फ्लावर के जो एंथर्स हैं उनको रिमूव कर दीजिए, और उस दूसरी चीज़ स्टिग्मा को प्रोटेक्ट कर दीजिए, कवर कर दीजिए बाई बैग, दैट इज कॉल्ड बैगिंग। तो इस प्रकार से ग्रेगर मेंडल ने, हमने बहुत शॉर्ट में इनके वर्क को बताया है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, तब कहीं जाके इतनी सफलता मिली है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब सबसे पहले क्रॉस को समझिए। मेंडल्स ने प्रपोज किया लॉ ऑफ डोमिनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ प्रपोज किया है, और दूसरा लॉ प्रपोज किया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वैसे तो मेंडल के 3 नियम हैं, 3 लॉ गिवन बाय मेंडल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉ हैं शुरू के, वो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड हैं। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जानना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस बाय टेकिंग 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जब आप एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराएंगे या वंशागति का अध्ययन करेंगे तो दैट विल कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। व्हेन प्लांट्स विथ रेड फ्लावर, प्लांट्स विथ रेड फ्लावर, ऐसे प्लांट जिनमें रेड फ्लावर आ रहे हैं, दे वर क्रॉस्ड विथ प्लांट्स हैविंग वाइट फ्लावर, ओनली रेड फ्लावर वर ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन। प्रथम पीढ़ी में आपको रेड कलर के फ्लावर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज ये देखिए RR, ये डोमिनेंट है, और ये वाइट कलर के, हम लोग रिसेसिव से, जो वाइट कलर का रिसेसिव है उसको स्मॉल लेटर से दिखाएंगे और इसको कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। तो जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो जो फर्स्ट जनरेशन में आपको F1 जनरेशन में जो फ्लावर मिलेंगे, दैट दे विल बी रेड इन कलर, ठीक है। अब उसके बाद जब सेल्फिंग कराई जाएगी तो 3:1 मिलेगा, मतलब F2 जनरेशन में 1:2:1 मिलेगा। तो ध्यान रहे कि जीनोटाइप F2 जनरेशन में 3 प्रकार का है, 1:1, लेकिन फिनोटाइप 2 ही प्रकार का रहेगा, 3:1। 3
आपके रेड कलर के फ्लावर रहेंगे उसमें और एक वाइट कलर का रहेगा। इसको अभी बताते हैं, डायग्राम में थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। अब नोट करिए एक इंपॉर्टेंट बात, रेसिप्रोकल क्रॉसेज आल्सो मेड सेम रिजल्ट मिलेगा, दैट इज द इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ पेरेंट्स। इसमें ये ध्यान रहे कि दोनों पेरेंट्स का बराबर से योगदान है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए ह्यूमन बींग्स में ले लीजिए, यदि फादर लंबे हैं, ठीक है, और मदर की हाइट थोड़ी सी कम है, तो भी बच्चा F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से लंबा होगा। लेकिन सपोज यदि महिला लंबी है और फादर की थोड़ी हाइट कम है, तो भी बच्चा लंबा ही होगा। ऐसा नहीं है कि फादर का प्रभाव ही बच्चे पे पड़े, मदर का प्रभाव भी बच्चे पर पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस प्रकार से दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉसेस। मेंडल ने केवल ये नहीं किया था कि मेल डोमिनेटेड कर दिया था, उन्होंने फीमेल को भी डोमिनेट करके क्रॉस कराया था, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आपको समझा रहे हैं। इसमें ये देखिए प्लांट लंबा है, P1 मतलब पेरेंट्स हैं ये, और यहाँ पर टॉल है। टॉल को हमेशा कैपिटल T इसके आपको जीनोटाइप बताने पड़ेगा। होमोजाइगस हैं, दोनों होमोजाइगस हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव है। हाइट देखिए ये लंबी है, टॉल है ये, और ये डॉर्फ है, फिनोटाइप, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ये जीनोटाइप है, और ये जो हाइट देख रहे हैं लंबाई और इसकी छोटे होने की, ये इसका फिनोटाइप है। अब F1 जनरेशन जो क्रॉस कराएंगे तो इससे गैमेट बनेगा कैपिटल T और इससे बनेगा स्मॉल t, ठीक है। ये अब दोनों एक साथ आएंगे F1 हाइब्रिड में, कैपिटल T और स्मॉल t। तो यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखाई दे रहा है कि दोनों जीन होते हुए भी, डोमिनेंट और रिसेसिव जीनोटाइप होते हुए भी यहाँ पर डोमिनेंट का प्रभाव आएगा और पौधा लंबा होगा इस प्रकार से। लेकिन ये पेवर टाल नहीं है इसके जैसा, ये हाइब्रिड टाल है, इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड टाल। तो F1 हाइब्रिड बोलते हैं इसलिए इसको। अब इसके बाद सेल्फिंग कराई गई। सेल्फिंग मतलब ये जो प्लांट है इसका क्रॉस दूसरे से नहीं कराया गया, इसी के पॉलन ग्रेन और इसी के स्टिग्मा में पॉलिनेट कराए गए, जिसके चलते F2 जनरेशन में जो पौधे आपको मिलेंगे उसमें से एक पेवर टाल रहेगा, 2 हाइब्रिड टाल रहेंगे और एक डॉर्फ रहेगा, पेवर डॉर्फ, होमोजाइगस। तो यहाँ पर होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस डॉर्फ एक एक, और 2 हेट्रोजाइगस टाल रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको 3:1 मिलेगा फिनोटाइप, 3:1 फिनोटाइप मिला, ठीक है ना, क्योंकि 3 लंबे हैं, ये देखिए 1 लंबा, 2, 3 और एक जो है वो डॉर्फ है। लेकिन जीनोटाइप देयर इज 1:1 रहेगा। ये 2, एक होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल और एक होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। ये डोमिनेंट है तीनों। इस प्रकार से लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताया गया है। इसके बाद एक डायग्राम और आपको बता रहे हैं फ्लावर्स का, जो हमने उदाहरण दिया था पहले। इसमें देखिए मटर के 2 प्लांट्स के बीच क्रॉस कराया गया, एक में रेड फ्लावर थे, दूसरे में वाइट फ्लावर थे। जीनोटाइप कैपिटल से लिखेंगे आप, कैपिटल आर, स्मॉल आर इसमें रिसेसिव है, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। दोनों होमोजाइगस है लेकिन ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव है। अब इससे पॉलन ग्रेन बनाए, मान लो हमने इससे लिया, तो यहाँ पर देखिए मेल गैमेट में कैपिटल आर है और फीमेल गैमेट में जो एग होता है उसमें स्मॉल आर है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ध्यान रहे, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस, इसको अपन फीमेल को अपन डोमिनेंट मान लें और इसको रिसेसिव मान लें, दोनों केस में सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर हुआ ये कि इनके बीच क्रॉस बताया गया रेड और वाइट प्लांट्स के बीच। तो F1 जनरेशन में जो फ्लावर्स हाइब्रिड आए उसमें जो फ्लावर्स आए दे विल बी ऑल रेड टाइप फिनोटिपिकली, बट जो इसमें
जीनोटाइप है दैट विल बी हेट्रोजाइगस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड संकरण। ठीक है, अब इसमें सेल्फिंग कराया गया, देखिए यहाँ पर पॉलन ग्रेन बनाए गए कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर यहाँ पर फीमेल एग को बताया गया है कैपिटल आर और स्मॉल आर, फीमेल पार्ट है ये, तो ये मेल गैमिट और ये फीमेल गैमिट और ये मेल गैमिट। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस कराया गया तो आर आर का कैपिटल आर आर आ जाएगा, फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर, इस प्रकार से चेकर बोर्ड बनाएंगे आप, यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर और यहाँ पर आर और स्मॉल आर। तो ये 1:2:1 ये जीनोटाइप हो गया, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन फिनोटिपिकली F2 जनरेशन में 3:1, 3 रेड कलर के फ्लावर और एक वाइट कलर का फ्लावर। तो इस प्रकार से ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बता रहा है कि F1 जनरेशन में जब भी कोई डोमिनेंट जीन रहेगा और या F2 में भी, तो जो डोमिनेंस का नियम है, प्रभाविता का नियम है कि वो रिसेसिव कलर के को दबा देगा, रिसेसिव कलर अपना एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंट। और ध्यान रहे कि F1 जनरेशन में जो अपीयर्ड डोमिनेंट थे, ठीक है, वो डोमिनेंट हैं, और जो डिसअपीयर्ड हैं वो रिसेसिव हैं। ठीक है ना, F1 जनरेशन देखिए यहाँ पर डोमिनेंट जीन जो है वो अपीयर है, इसलिए यहाँ पर रिसेसिव जीन का प्रभाव नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से बताना है कि जो डिसअपीयर हुआ है वो रिसेसिव है और जो अपीयर हुआ है वो डोमिनेंट है। थोड़ा बारीकी से समझना जरूरी है। अब इसके बाद देखिए सेकंड जो आपका आ रहा है नियम, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की शुद्धता का नियम। ध्यान रहे गैमेट्स जो रहेंगे दे विल बी ऑलवेज प्योर, शुद्ध रहेंगे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, इट इज सेकेंड लॉ। तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का नियम। अब हमने देखा, क्रॉस तो पहले करा ही चुके हैं, और यहाँ पर इट इज क्लियर दैट, स्पष्ट है, दो इन F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी में डोमिनेंट फिनोटाइप अपीयर, प्रभावी जो फिनोटाइप है वही दिखाई देता है, द रिसेसिव फिनोटाइप इज नॉट लॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाई दिया तो रिसेसिव फिनोटाइप हमेशा के लिए खत्म हो गया, ऐसा नहीं। इट इज नॉट लॉस्ट बट अपीयर्स इन F2 जनरेशन। ठीक है ना, इसका मतलब ध्यान समझिए कि यदि कोई डोमिनेंट है आपके साथ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जो सामने है वो रिसेसिव वो दब रहा है, वो इसलिए दब रहा है कि डोमिनेंट है। ठीक है, तो उसी प्रकार से रिसेसिव फिनोटाइप इज नॉट लॉस्ट बट अपीयर इन F2 जनरेशन, और दिस सजेस्टेड देयर इज नो ब्लेंडिंग, नो मिक्सिंग टुगेदर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर। मेंडेलियन फैक्टर जो हैं, ध्यान रहे, इनमें किसी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं होगी, मतलब मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, और इस प्रकार से F1 जनरेशन में हमने देखा बट दे स्टे टुगेदर ओनली वन इज एक्सप्रेस, मतलब यदि मान लो कैपिटल T और स्मॉल t दोनों साथ साथ स्टे कर रहे हैं तो हमेशा डोमिनेंट का ही प्रभाव रहेगा। ठीक है, रेड और वाइट कलर के जीन दोनों साथ साथ हैं तो फ्लावर का कलर हमेशा रेड ही आएगा, बिकॉज दे आर स्टे टुगेदर सॉरी, एंड ओनली वन इज एक्सप्रेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिसेसिव हैं उनका वैल्यू खत्म हो गई, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे जब ये नहीं रहेंगे डोमिनेंट। इस प्रकार से F2 जनरेशन में आपने देखा। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन बोथ फैक्टर्स कैपिटल T एंड स्मॉल t सेग्रीगेट। यहाँ पर ध्यान रहे कि ये जो जब गैमिट बनता है तो गैमिट हमेशा शुद्ध होगा, क्योंकि दो गैमिट बनेंगे, एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, मतलब एक डोमिनेंट फैक्टर को बियर किया है, दूसरा रिसेसिव फैक्टर को बियर किया है। तो हमेशा ध्यान रहे कि गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेड कैरेक्टर या ट्रेड। ठीक है, दे विल बी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। इस प्रकार से हमने देखा कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो दोनों फैक्टर्स सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग हो, सेग्रीगेट का मतलब अलग अलग होते हैं, इसलिए गैमेट्स हमेशा शुद्ध रहेंगे और उनमें एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर रहेगा, चाहे डोमिनेंट रहे चाहे वो रिसेसिव रहे, बट नॉट बोथ। ठीक है ना, कभी भी गैमेट में ध्यान रखिएगा
ये कभी भी दोनों फैक्टर्स नहीं रहेंगे। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड आइदर एज ए प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसी के कारण इसको पृथक्करण का सिद्धांत कहा गया है और गैमेट की शुद्धता का नियम कहा गया है। दैट इज सेकंड लॉ। कंक्लूजन क्या निकला, इसको भी ध्यान से समझिए कि मेंडल कंक्लूडेड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, संकरण के प्रयोग के द्वारा जो मटर में किया गया, उन्होंने ये बताया इट इज कंट्रोल्ड बाय वन फैक्टर ऑब्लिक जीन हैविंग टू एलील्स, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फैक्टर। इसी को एलील्स बोलते हैं। जैसे ये है, ये जीन एक ही है, इसके दो फॉर्म हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो दिस इज कॉल्ड टू एलील्स। एलील्स क्या हुए, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फैक्टर, दैट इज डोमिनेंस एंड रिसेसिव। ठीक है, मतलब यहाँ डोमिनेंट लिखना था, डोमिनेंस लिखा है, चलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर दो एलील्स हैं, दोनों ही फैक्टर्स के अल्टरनेटिव फॉर्म हैं, जिसमें से एक डोमिनेंस है और एक रिसेसिव है, और इस प्रकार का इंटरेक्शन जो रहेगा दैट विल बी इंट्राजेनिक और यू कैन से एलिलिक इंटरेक्शन। हालांकि इंटरेक्शन हुआ नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ प्योरिटी का सिद्धांत है, यहाँ पर किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये इंट्राजेनिक कहलाएगा यदि इंटरेक्शन होगा तो। अभी फिलहाल अभी किसी प्रकार का देयर इज नो इंटरेक्शन इन केस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड इन केस ऑफ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। एलिलिक इंटरेक्शन आपको बाद में बताएंगे। एलिल इसलिए बता दिए कि कैपिटल आर और स्मॉल आर जो हैं एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड एलिल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसके बाद मेंडल ने नेक्स्ट क्रॉस कराया, दैट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने दो ला दिए थे, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर यूज्ड। ठीक है, दैट इज सीड शेप एंड देयर कलर। देखिए इस प्रकार शेप यहाँ पर राउंड है और इसका कलर यहाँ पर येलो है, ये डोमिनेंट है। और यदि मान लीजिए इस प्रकार से रहेगा, सीड देखे होंगे मटर का, कभी गोल रहता है और पीले कलर का रहता है, तो ये डोमिनेंट है, ठीक है, और थोड़ा महंगा भी मिलेगा ये। और ये जो रिंकल रहेंगे झुर्रीदार और ग्रीन कलर के रहेंगे, ये हल्के रहेंगे और थोड़ा सा हल्के दाम में भी मिलते हैं, महसूस किया होगा कभी, मार्केटिंग की होगी तो जानना ज़रूरी है ऐसा क्यों है। तो ये डोमिनेंट टाइप का सीड है और ये रिसेसिव टाइप का सीड है। तो यहाँ पर हमने देखा दो कैरेक्टर लिया है, एक तो सीड का शेप राउंड और देयर कलर येलो कलर, ये डोमिनेंट है। यहाँ पर रिंकल्ड और ग्रीन कलर, इस प्रकार से आपका बताना है कि ये रिसेसिव है। अब देखिए हमने लिखा है द प्लांट्स विथ येलो एंड राउंड सीड, जो पेयर रहेंगे ना, ये भी होमोजाइगस रहेंगे, वर क्रॉस्ड विथ दोज हैविंग ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड, ये भी पेयर रहेंगे, मतलब दोनों होमोजाइगस हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव है। तो जब इनके बीच क्रॉस कराया जाएगा दैट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस, बिकॉज वी हैव टेकन टू कैरेक्टर, टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो यहाँ पर F1 सीड्स जो रहेंगे देवर येलो एंड राउंड। F1 जो हाइब्रिड रहेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस का पालन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इट कन्फर्म्स लॉ ऑफ डोमिनेंस वेयर कैपिटल वाई कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए व्हेन F1 सीड्स वर ग्रोन F2 सीड्स वर ऑब्टेन। जब F1 से अब सेल्फिंग कराएंगे, इसके बाद F1 हाइब्रिड के बाद पाने के बाद सेल्फिंग कराया हमने, तो जो F2 सीड्स मिलेंगे उनमें आपको 4 प्रकार के जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिलेंगे। 4 टाइप ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, 2 प्रकार के, लेकिन यहाँ पर एक नया नियम दिखाई देगा आपको मेंडल का, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके चलते यू विल फाइंड 4 टाइप ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, अनुवांशिक संयोग मिलेंगे। इट प्रूव्स, इसका ये क्या सिद्ध करते हैं, दैट फैक्टर्स ऑब्लिक जीन्स, मतलब मेंडल ने इनको फैक्टर कहा है, आगे चल के जीन्स के रूप में जानेगा ये। तो ये जो फैक्टर्स ऑब्लिक जीन हैं दे आर ऑल कैरेक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, जितने भी कैरेक्टर के जीन्स और फैक्टर्स हैं इसमें वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होता है उनका, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक ये सॉर्टिंग करते हैं, छटाई होती है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का मतलब यही है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं या जीन्स हैं, सभी कैरेक्टर्स के वो इंडिपेंडेंटली असार्ट हो रहा है, जिसके चलते आपको 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। और 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन जो मिल रहे हैं उसमें से 9 जो बनेंगी डाईहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे वो एलो एंड राउंड रहेंगे, मतलब डोमिनेंट टाइप के रहेंगे। 3 जो रहेंगे एलो तो रहेंगे, लेकिन उनमें एक कैरेक्टर क्या आ गया, रिसेसिव रिंकल्ड, पीले कलर के हैं लेकिन झुर्रीदार रहेंगे। और 3 जो रहेंगे ग्रीन कलर के रहेंगे लेकिन राउंड रहेंगे, वो गोल रहेंगे लेकिन उनका कलर हरा रहेगा। और एक जो रहेगा शुद्ध रहेगा वो ग्रीन और रिंकल रहेगा। मतलब यहाँ पर जो रेशियो मिलेगा दैट विल बी 9, 3, 3 और 1, 9:3:3:3:1। तो 9 तो टोटल होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब ये सीड का शेप भी राउंड है और आपका कलर भी येलो है। एक जो है होमोजाइगस रिसेसिव है, मतलब ये ग्रीन है और रिंकल्ड है। लेकिन ये जो 3 बने हैं इनमें एक गुण डोमिनेंट है और एक गुण रिसेसिव, इनमें एक गुण डोमिनेंट है और एक गुण रिसेसिव है। इस प्रकार से 3 के जो संयोग है ये न्यू कॉम्बिनेशन है, ये दोनों न्यू कॉम्बिनेशन है, नए संयोग, और ये ओल्ड कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार से इस प्रकार से मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करके इस प्रकार का एक नया बनाया। अब ये देखिए चित्र से आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हम 2 सीड्स के बाद दिखा रहे हैं, दिस इज येलो सीड कलर का और राउंडेड है और ये थोड़ा रिंकल्ड है। अब इसमें जो जीन्स रहेंगे वो मैंने पहले ही बताया, कैपिटल वाई, कैपिटल आर वाई और कैपिटल आर आर। यहाँ पर स्मॉल से लिख लेंगे छोटे छोटे करके, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद गैमिट्स बनाएंगे तो गैमिट्स हमेशा ध्यान रहे कि कैपिटल वाई और गैमिट हमेशा शुद्ध होंगे, तो एक एक रहेंगे, दोनों नहीं रह सकते, और इसमें स्मॉल वाई और स्मॉल आर रहेंगे। तो F1 जनरेशन में आपको F1 हाइब्रिड जो मिलेगा उसमें जितने भी सीड्स रहेंगे दे विल बी ऑल हेट्रोजाइगस टाइप, मतलब दोनों में इस प्रकार से कैपिटल डोमिनेंट जीन भी है और रिसेसिव जीन भी है, तो हेट्रोजाइगस हो गया। तो ये जो हेट्रोजाइगस हो गया, लेकिन इसमें फिनोटाइप जो रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा, राउंड और येलो कलर रहेगा। इसके बाद सेल्फिंग कराई गई। सेल्फिंग में देखिए मेल गैमिट बनाया गया है, फीमेल गैमिट बनाया गया है। तो फीमेल गैमिट बनाने का तरीका यही है कि वाई आर, कैपिटल वाई आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। और इस प्रकार से इसमें कभी भी गैमिट बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे गैमिट बनाना है तो गैमिट के लिए हमेशा ध्यान रहे कि ये हाइब्रिड है, इससे गैमिट बनाना है मान लो, तो ये एक गुण आएगा आपका येलो कलर और दूसरा राउंड, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा गैमिट बनेगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर, मतलब एक कलर आपका येलो और रिंकल्ड हो गया। फिर तीसरा कलर ग्रीन और राउंड रहेगा, चौथा शुद्ध रहेगा रिसेसिव। इस प्रकार से गैमिट बनेगा और गैमिट हमेशा शुद्ध होंगे, पहले नियम बताया गया है। इसके बाद जब आप क्रॉसिंग कराएंगे तो चेकर बोर्ड में आप देखिए इस प्रकार से येलो कलर के जहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ये 9 जगह देखिए राउंड है और येलो है, मतलब यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर दोनों हैं। कहीं कहीं पर पूरा कैपिटल वाई कैपिटल आर आर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल वाई एक है और बाकी 2 आर आर है, मतलब दोनों, मतलब ध्यान रहे जहाँ पर भी दोनों डोमिनेंट जीन रहेंगे कैपिटल वाई येलो कलर के और राउंड के, तो वहाँ पर मान के चलो कि 9 जो कॉम्बिनेशन रहेंगे दे विल बी येलो एंड राउंड। जबकि अब देखिए जो 3 राउंड हैं, 3 राउंड तो हैं, एक राउंड ये हो गया, ठीक है, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा ये हो गया, सॉरी ये नहीं, इसको हटा देते हैं, 3 ये 1 2 और ये 3, यहाँ पर सीड्स आर राउंड बट द कलर इज ग्रीन। तो यहाँ पर ये 3 कॉम्बिनेशन कैसे बने, 3 यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं। फिर देखिए ये हम यहाँ से एक टिक मार रहे हैं, 1 2 और ये 3, यहाँ पर कलर विल बी येलो बट शेप इज रिंकल्ड, इसलिए 3 यहाँ पर एक न्यू कॉम्बिनेशन दिखाई दिया। और ये जो सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है यहाँ पर ग्रीन कलर का है और रिंकल्ड है,
ठीक है, जुर्री दाना, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव है ये टोटल सीड, ठीक है, इस प्रकार। तो इस प्रकार से 9331 यहाँ पर ये लिखा है, ये देखिए 9331। तो ये F1 जनरेशन था, ये F1, ये F2 और ये रेशियो हो गया। इसके बाद अब आते हैं हम अगला, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इसको स्पष्ट करना जरूरी है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स बनते समय देयर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग ऑफ वेक्टर ऑब्लिक जीन, ठीक है ना। गैमिट जो बनेंगे उसमें इंडिपेंडेंट रूप से असॉर्टिंग होगी फैक्टर्स या जीन्स की, जिसके चलते 4 टाइप ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जो जिसमें से कुछ न्यू कॉम्बिनेशन भी रहेंगे, जैसे येलो एंड रिंकल्ड सीड एक डोमिनेंट कलर है लेकिन शेप उसका रिंकल्ड वाला है, एक ग्रीन है कलर रिसेसिव है बट शेप इज डोमिनेंट। तो इस प्रकार से न्यू कॉम्बिनेशन भी दिखाई दिए और 2 ओल्ड कॉम्बिनेशन भी दिखाई दिए। कंक्लूजन क्या निकलता है, दैट मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट मीन्स बोथ फैक्टर्स फॉर कलर एंड शेप डू नॉट ट्राई टू कंबाइन टुगेदर। ये ध्यान रहे, दोनों ही फैक्टर चाहे कलर के हों और शेप के हों, ये कभी भी ट्राई नहीं करते कंबाइन टुगेदर, बट दे आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू कंबाइन विद अदर्स। अब ऐसा नहीं कि येलो है और तो राउंड ही रहेगा सीड, ठीक है ना। तो इसीलिए गैमिट्स को शुद्ध माना जाता है कि गैमिट जब बनते हैं तो फैक्टर्स जो होंगे वो हमेशा सेग्रीगेट होते हैं अपने हिसाब से, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होता है कुल मिला के। तो इस प्रकार से मैंने बताया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करिए, दैट मीन्स बोथ फैक्टर्स फॉर कलर एंड शेप डू नॉट ट्राई टू कंबाइन टुगेदर बट दे आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हैं, एंड फ्री टू कंबाइन विथ अदर फैक्टर, और वो दूसरे फैक्टर के साथ कंबाइन होने के लिए स्वतंत्र हैं। दैट्स वाई 4 टाइप ऑफ गैमिट्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग ऑफ फैक्टर्स, that is called law of independent assortment, it is also called third law। तो इस प्रकार से हमने बताया आपको। अब देखिए एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो देखा गया, मेंडल के बाद ही देखा गया है ये, और मायराबिलिस जलापा में 4 o'clock प्लांट में ये पाया गया सबसे पहले, जिसमें देखा गया कि होमोजाइगस रेड फ्लावर, एक में रेड फ्लावर आ रहे थे मायराबिलिस जलापा के 4 o'clock प्लांट में, और दूसरे में वाइट फ्लावर आ रहे थे। दोनों के बीच जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में कैपिटल R और स्मॉल r, तो कलर आना चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से क्या, रेड कलर। लेकिन यहाँ पर इन दोनों एलिल्स में, क्योंकि अल्टरनेटिव फॉर्म है कलर ये, इनमें क्या हुआ, इंटरैक्शन हुआ, जिसके चलते दैट इज कॉल्ड एलेलिक इंटरैक्शन, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं, या इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। तो ये एलेलिक इंटरैक्शन में क्या हुआ कि ना तो कलर वाइट आया और ना ही रेड आया, बल्कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, मतलब अपूर्ण प्रभाविता दिखाई दी, यहाँ पर पिंक कलर के फ्लावर आ गए, ठीक है। और उसके बाद जब सेल्फिंग कराई गई इसमें, तो भी जो अनुपात मिला दैट इज 1:2:1 मिला, मतलब एक रेड कलर के फ्लावर आए एक में, 2 में पिंक कलर के और एक में वाइट कलर के आए। तो इस प्रकार से मायराबिलिस जलापा में इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई दिया। इसके बाद मटर में भी बाद में कुछ में देखा गया, रेड फ्लावर्ड पी प्लांट RR इज क्रॉस्ड विथ वाइट फ्लावर्ड RR रिसेसिव, देन F1 हाइब्रिड पी प्लांट्स आर फाउंड टू हैव पिंक फ्लावर, कुछ में पिंक फ्लावर भी पाया गया। It shows that gene for red color could not completely dominate the gene for white color। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से कुछ वेराइटीज़ में, सभी में नहीं है मटर की, उनमें पाया गया कि रेड फ्लावर पी को यदि हमने वाइट फ्लावर से क्रॉस कराया तो पिंक कलर के फ्लावर आए। इसका मतलब क्या हुआ, रेड कलर किसी भी प्रकार से कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं था वाइट कलर पर। और F2 जनरेशन में भी अपने को मिला 1:2:1। इसका मतलब कि कंक्लूजन ही निकलता है कि 2 एलिल्स आर मिक्स टुगेदर, यहाँ पर ब्लेंडिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन। ये मेंडल के नियम के में अंतर्गत नहीं है, ये अलग से आपको बताया गया है, एक्सेप्शंस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताना होगा, एक्चुअली तो 2 एलिल्स में कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती, पर यहाँ पर 2 एलिल्स आर मिक्स टुगेदर
एंड देयर इज ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति में ब्लेंडिंग दिखाई दे रही है, मिक्सिंग दिखाई दे रही है, जिसके चलते डोमिनेंट अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं दिखा पाया, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इंट्रा एलेलिक इंटरेक्शन। अब इसको डायग्राम में देख लीजिए आप इस प्रकार से। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका रेड कलर का फ्लावर दिखाई दे रहा है, वाइट कलर का दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब क्रॉस कराया गया तो गैमेट्स बने इससे आर कैपिटल और इससे स्मॉल आर। तो F1 हाइब्रिड में देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, पिंक कलर के फ्लावर आए, ना तो रेड कलर का ना वाइट कलर का। और उसके बाद गैमेट्स बनाए, फिर इसमें हम सेल्फिंग कराई। यहाँ पर F1 के बाद सेल्फिंग कराते हैं तो ये ओव्यूल्स बने, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों, और इस प्रकार से पॉलन ग्रेन्स बने। देखिए मेल में पॉलन ग्रेन्स बताना है और फीमेल में ओव्यूल बताना है। अब इसके बाद देखिए कि जब जब कैपिटल आर और कैपिटल दोनों डोमिनेंट जीन आएंगे तो यहाँ पर फ्लावर का कलर रेड रहेगा, लेकिन जब कैपिटल आर और स्मॉल हाइब्रिड रहेगा तो वहाँ पर ना तो इसका प्रभाव आ रहा है ना तो इसका आ रहा है, बल्कि लाल कलर जो है वो पिंक कलर में बदल गया। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर वाइट कलर है, बिकॉज ऑफ नो डोमिनेंट जीन इन दिस केस या डोमिनेंट फैक्टर। तो यहाँ पर जो क्रॉस कराएगा जिसके चलते आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई दे रहा है। ये मटर के कुछ में देखा। फिर टेस्ट क्रॉस को समझने की कोशिश कीजिए कि टेस्ट क्रॉस ये होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं टेस्ट क्रॉस के लिए, कि जो F1 हाइब्रिड है, यदि F1 हाइब्रिड का आप क्रॉस कराएंगे, जैसे मान लो आपने इस क्रॉस कराया, बैक क्रॉस कराएगा होमोजाइगस डोमिनेंट से, ये भी बैक क्रॉस है। और यदि मान लो इस प्रकार से क्रॉस कराते हैं, कैपिटल आर, ये हाइब्रिड है, ये इसका क्रॉस कराते हैं रिसेसिव से, तो ये भी बैक क्रॉस है। पर इस प्रकार का जो बैक क्रॉस है ये वाला, इट इज़ कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस की परिभाषा हमने लिख दी है, व्हेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट, दैट इज, देखो ये F1 हाइब्रिड ये है और ये रिसेसिव ये है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर एन इंडिविजुअल ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस इसीलिए किया जाता है कि हमको वेरीफाई करना है, टेस्ट करना है कि जो भी इंडिविजुअल है ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। और एलिल्स की बात हुई थी यहाँ पर, तो एलिल्स जो है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन हैविंग डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द फिनोटाइप। एलिल्स का प्रभाव पड़ता है फिनोटाइप में। जैसे उदाहरण के लिए आपने हाइट देखा, यदि कैपिटल टी है तो लंबा रहेगा, स्मॉल टी है तो छोटा रहेगा। हैं पेरेंट्स सेम दोनों के, लेकिन अब मान लीजिए बच्चे में कैपिटल टी आ गया तो बच्चा लंबा हो जाएगा, और बच्चे में मान लो नहीं आया, माता पिता सेम होने के बाद भी रिसेसिव आ गया तो वो छोटा हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगी। उसी प्रकार से हेयर का कलर भी, यदि ब्लैक है और रेड है तो रिसेसिव है, तो ब्लैक मतलब आपका ये कलर जो भी है ब्लैक या रेड आएगा। तो ये डिपेंड करता है किस प्रकार का एलिल्स आपके सेल्स के अंदर प्रवेश किया है। तो इस प्रकार से हमने देखा आज मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। और यदि कोई आपको और भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।